छात्राओं, लॉकडाउन चल रहा है। आप लोग अपने घरों में सब परिवार सुरक्षित होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में भी आप स्वस्थ और सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के नियमों का पालन आप कर रहे होंगे। मास्क के ही आपको घर से बाहर निकलना है और हर समय सैनिटाइज करते हुए हाथों को स्वच्छ रखना है। विशेष ध्यान ये रखना है कि नंगे हाथ आपके नाक, आँखों एवं मुँह पे न लग पाएं। हाथों को धुलने के बाद ही जो है आप घर में प्रवेश करें। पहले मैंने आप लोगों को कारक, संधि इत्यादि चार्ट के माध्यम से समझाए थे। आज का जो शीर्षक है वो है समास। पूर्व ये कहा गया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि में जोड़ना ही होता है। और आज जो समास है इसमें भी जोड़ने की ही प्रक्रिया है, यानी दो या दो से अधिक पदों के योग को समास कहते हैं। समास संस्कृत में सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु के योग से निष्पन्न होता है। व्याकरण की दृष्टि में अनेक पदों के समूह की संक्षिप्ति समास कहलाती है। समास की परिभाषा इस रूप में भी हम स्पष्ट कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक सार्थक पदों को किसी नियम विशेष के आधार पर संक्षिप्त करने को समास कहते हैं। सामान्यतः दो पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। अब ये था समास कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। अब बात आती है समास विग्रह। विग्रह माने होता है अलग करना। समास में किए गए जो पद हैं, समस्त पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी समास में किए गए पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह कुछ नियमों के अंतर्गत होता है, जिसमें कभी पूर्व पद प्रधान होता है, कभी उत्तर पद प्रधान होता है, कभी दोनों पद प्रधान होते हैं, कभी अन्य पद अर्थ में समास होता है। इस आधार पे समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेदों में नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 बहुव्रीहि समास, नंबर 6 अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तत्पुरुष समास का क्रम आता है, क्योंकि यह बहुत व्यापकता लिए हुए होता है। इसका जो सूत्र है, प्रायेण उत्तर पद अर्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसमें विग्रह करने पर कारक चिन्ह जुड़ जाते हैं और उसी आधार पर जैसे हम द्वितीय, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, इस ढंग से का विभाजन करते हैं। तो पहले है द्वितीय तत्पुरुष का यहाँ पे उदाहरण है रामाश्रितः, रामम श्रितः, यानी राम के आश्रित। ऐसे दूसरा शब्द बनता है शरणागतः, शरणम आगतः, द्वितीय शरणम। रामम जैसे ना बालकः बालको, बालकः बालकम, द्वितीय का एक वचन। रामः रामो रामाः, रामम रामो रामन, तो द्वितीय का एक वचन। तो यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होने से ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। परित्रातः,
ये जो दूसरा उदाहरण है हरित्रातः, यानी हरिणा त्रातः, हरि द्वारा रक्षित, त्रातः माने रक्षित, भगवान के द्वारा रक्षित। तो इसमें हरिणा, जैसे हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरिणा जो है तृतीया का एक वचन है, तो हरिणा शब्द का प्रयोग इसमें समस्त पद किया गया। इस तृतीया विभक्ति के जुड़ने से इसको तृतीया तत्पुरुष की संज्ञा दी गई है। सर्पद्रष्टा, सर्पद्रष्टा यानी सांप के द्वारा कहते हैं दंश, यानी जिसको दंश किया गया है, तो सर्पेण दष्टा, सर्पेण तृतीया का एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे जो है तृतीया तत्पुरुष हुआ। अब है दान पात्रम, दान पात्रम, दानाय पात्रम यानी दान के लिए पात्र। तो यहाँ पे दान के लिए दानाय, ज्ञानाय, रक्षणाय, ये सब चतुर्थी विभक्ति में रूप बनते हैं। तो ये चतुर्थी विभक्ति युक्त होने के कारण ये जो समस्त पद है ये दान पात्रम, ये चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार भूत बलि, भूताय बलि, भूतों के लिए बलि है, तो ये भी चतुर्थी तत्पुरुष हुआ। तब आता है अश्वपतिता, यानी अश्वात पतिता, जैसे वृक्ष पतिता, वृक्षात पतिता, यानी अश्व से गिरा हुआ या वृक्ष से गिरा हुआ। तो यहाँ पे क्योंकि अलग के अर्थ में अपादानी पंचमी, पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए इस समस्त पद में इस पंचमी विभक्ति के प्रयोग होने से इसे पंचमी तत्पुरुष कहा गया है। स्वर्ग पतितः, इसी का उदाहरण है स्वर्गात पतितः, यानी स्वर्ग से गिरा हुआ। पंचमी विभक्ति का प्रयोग है, स्वर्ग से अलग हो रहा है, और अलग होने में क्या है, जैसे मैंने कहा ना वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं, तो वृक्षात पंचमी विभक्ति का प्रयोग वहाँ पे होता है, अपादानी पंचमी। इसी प्रकार कार्य कुशलः, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः पुरुषः यहाँ पे शब्द है राज्ञः पुरुषः यानी राजा का पुरुष। अब काके की इति षष्ठी कारकों में आपको बता दिया गया है कि षष्ठी में जो हमारा अधिकरण कारक है, संबंध कारक है, उसमें काके की इति षष्ठी का प्रयोग होता है। तो षष्ठी विभक्ति यहाँ पे हुई है। नरपति ही, नराणाम पति ही, नराणाम ये षष्ठी का बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे भी षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब कार्य कुशलः, यहाँ पे कार्य कुशलः जो समर्थ पद है, कार्य कुशलः, कार्य में जो कुशल है, और में पर सप्तमी विभक्ति का आपने पहले बताया गया था इनके चिन्हों के बारे में, कारकों के चिन्हों के बारे में, कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का अधिकरण में पर और संबोधन ये भो अरे, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है कार्य में कुशल, तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार अक्षसौंडः यानी अक्षेषु सौंडः, यहाँ पे अक्षेषु सप्तमी का बहुवचन का रूप है, तो यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष हुआ। तत्पुरुष के जो अन्य भेद भी हैं, उपपद तत्पुरुष धर्मज्ञ, मर्मज्ञ, मर्मम जानाति इति, मर्मज्ञ मर्म को जानने वाला, धर्मज्ञ धर्मम जानाति इति, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, चर्मकारः चर्मम करोति यानी चर्म का काम करने वाला, चर्मकारः, ये उपपद तत्पुरुष हुआ। इसी प्रकार नय तत्पुरुष अब्राह्मणः, न ब्राह्मणः जो ब्राह्मण न हो, अनस्व जो न अश्वः मन जो घोड़ा न हो, ये भी नए तत्पुरुष हुआ। तीसरा जो इसका रूप है अलुक तत्पुरुष, इसमें परस्मै पद
और आत्मपद से परस्मय पद माने परस्मय पदम, दूसरे के लिए, आत्मने पदम, आत्मने माने लिए। अब तो इसमें आत्म और परस्मय कहीं भी विभक्ति का इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए इसको अलुक तत्पुरुष समास की संज्ञा दी गई है। नंबर 2 में आता है कर्मधारय समास। इसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। यहाँ विशेषण और विशेष का परस्पर समास होता है। वहाँ जहाँ विशेषण और विशेष का परस्पर समास होता है वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। इस समास में दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं, ऐसा नहीं कि पूर्व पद की अलग है और उत्तर पद की, इसकी दोनों की एक जैसी होती हैं। जैसे उदाहरण नीलोत्पलम, नीलम च उत्पलम, नीलकमल। वीर पुरुषा, वीरम च असौ पुरुषा, वीर पुरुषा। घनश्यामा, घन इव श्यामा, बादल की जैसे। चंद्र सुंदरम, चंद्र इव सुंदरम, उपमान का इस कर्मधारय का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तीसरा नंबर आता है द्विगु समास का। द्विगु समास का जो सूत्र है संख्या पूर्वो द्विगु। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद उस संख्या की विशेष के रूप में जहाँ पे स्पष्ट होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण जैसे त्रिभुवनम, त्रिभुवनम शब्द बनता है त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यानी तीन लोकों का जहाँ पे समूह है, 3 लोक, तो यहाँ पे समाहार द्विगु का प्रयोग हुआ है। फिर पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, 5 पात्रों का समूह, ये क्या है, पंचपात्रम, यहाँ पे द्विगु समाहार। नवानाम नाम समाहार, यानी नवरात्रियों का समूह। तो इस क्योंकि पहले संख्या आ रही है इसलिए संख्यावाचकम द्विगु। अब चौथा जो नंबर आता है द्वंद्व समास का आता है। इसका जो सूत्र है चार्थे द्वंद्व उभय पद प्रधानो द्वंद्व, अर्थात जिस समास के प्रत्येक शब्द के बाद च आता है, च माने और, दोनों ही पद जहां प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें क्या होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। जैसे पितरो, पितरो में आता है माता च पिता च। जैसे राम लक्ष्मणो, राम च लक्ष्मणम च, यानी राम लक्ष्मण। पाणिपादम, पाणि च पादौ च, हाथ और पैर की हो। और श्वशुरो, श्वशुर च श्वशुरः च, यानी सास ससुर। 5वां जो नंबर है बहुब्रीहि समास का है। सूत्र है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि अथवा समानाधिकरणम व्यधिकरणम बहुब्रीहि, अर्थात अनेक पदों का अन्य पद के अर्थ में जो समास हो अथवा जिस समास में प्रधान पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उस समास में दोनों पद भिन्न भिन्न विभक्तियों के होते हैं। उदाहरण जैसे पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सा, पीले वस्त्र वाला, यहाँ पे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास हुआ। महाशया, महान आशय यस्य सा महाशयः, यानी सभ्य जो व्यक्ति है उसके लिए हम महाशय प्रयोग करते हैं। फिर है लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है पेट जिसका, उसे जैसे गणेश जी के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये यहाँ पे व्यधिकरण समास है। और सभार्या, भार्या, यानी स्त्री के सहित, ये जो है बहुब्रीहि समास हुआ। दंडा दंडी, दंडै दंडै युद्ध प्रवृत्तम, यानी दंडों के आधार से होने वाला युद्ध क्या है, कर्ण। अब नंबर 6 अव्ययी भाव समास। सूत्र है इसका पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययी भावः, अर्थात जिस समास के पूर्व पद में अव्यय हो और उसके साथ अन्य पद का समास किया गया हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। पूर्व पद अव्यय होता है, जैसे यथा, प्रति,
निस निर दुस दुर भी आंग भी आदि सब कुछ भी हो सकता है अव्यय। तो जैसे अव्यय युक्त ये समास है। समस्त पद क्या हुआ इसका, यथा योग्य। तो यथा क्या है, अव्यय है, तो योग्यम अनतिक्रम्य इसका ये विग्रह हुआ योग्य के योग्यता के अनुसार। फिर है प्रतिदिनम, प्रति जो है अव्यय है, तो प्रतिदिनम का विग्रह हुआ दिनम दिनम प्रति यानी प्रतिदिन। फिर प्रत्येकम, एकम एकम प्रति यानी प्रति एक, यहाँ पे भी क्या है प्रति उपसर्ग अव्यय है। फिर मक्ष का अभावा, मक्खियों का अभाव, तो यहाँ पे निर अव्यय होने के कारण ये निर्मक्षकम बना, तो ये भाव समास हुआ। इसी प्रकार आजीवनम, जीवनस्य पर्यंतम माने जीवन भर रहने तक या जीवन तक, आजीवन पूरे जीवन तक। अब ये जो 6 समास हैं इनको आपने घर में पहले इनकी जो परिभाषा है उसको याद करना है। फिर ये जो शब्द जो पद दिए गए हैं समस्त पद और विग्रह पद इनको याद करना है। और इसके बाद आपने 20 नए समस्त पद जो हैं यानी इस प्रकार के जो शब्द हैं आपने तैयार करके यानी लिख के अपनी उत्तर पुस्तिका में लॉकडाउन के समाप्त होने पर विद्यालय के पर अंकित कराना है। स्वस्थ रहें और अध्ययन जारी रखें।